वेलकम टू यू स्टूडेंट। माय नेम इज सुनील सर। तो आज अपन बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर अपना टॉपिक है मुगल वंश। कौन सा वंश है? मुगल वंश। तो अपन पढ़ेंगे मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में अपन को पढ़ना है। और मुगल साम्राज्य के लगभग औरंगजेब मैंने करवा दिया है। अपन पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। ये दूसरे नंबर का शासक था। हुमायूं। हुमायूं के अगर शासनकाल की बात करें तो हुमायूं 1508 से लेकर 1566 के बीच में था। 1508 से 1566 ईस्वी तक हुमायूं का शासनकाल क्या था? 1508 से 1566 ईस्वी तक। तो अपन को इसके अंदर लिखना है कि हुमायूं मुगल बादशाह हुमायूं हुमायूं बाबर का पुत्र था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे, जिन्होंने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुगल बादशाह हुमायूं किसका पुत्र था? मुगल बादशाह बाबर का पुत्र था। नेक्स्ट अपन को लिखना है मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म। मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल। काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। तो काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट अपन को लिखना है हुमायूं के पिता बाबर थे। तो बाबर के अगर शासनकाल की बात करें तो 1483 से लेकर 1530 के बीच में कौन था? बाबर था। 1483 से लेकर 1530 कौन था? बाबर था। तो लिखना है हुमायूं ने बाबर की भारत विजय में अहम भूमिका निभाई थी। भाई पुत्र होने के नाते किसकी भूमिका निभा रहा है? एक अहम भूमिका निभा रहा है। किसके खिलाफ निभा रहा है? अपने पिता के खिलाफ निभा रहा है। तो हुमायूं ने बाबर की विजय, भारत जो विजय थी,
भारत के ऊपर विजय थी उसमें अहम भूमिका निभाई थी। अपन को ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखना है, मुगल बादशाह हुमायूं की शिक्षा, मुगल बादशाह है हुमायूं, हुमायूं की शिक्षा, हुमायूं की शिक्षा साहित्य, साहित्य, गणित, ज्योतिष, ज्योतिष आदि विषयों में थी, आदि विषयों में थी। भाई मुगल बादशाह हुमायूं की जो शिक्षा थी वो किसके अंदर थी? साहित्य, गणित, ज्योतिष, इन तीनों के अंदर बहुत बढ़िया पकड़ थी हुमायूं की। नेक्स्ट अपन को लिखना है, प्रशासन का ज्ञान कराने के लिए, प्रशासन का ज्ञान कराने के लिए इसके पिता बाबर ने इसको बदकशा एवं संबल की जागीरी प्रदान की थी। किसका? लिखिए, मुगल शासक बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को, अपने पुत्र हुमायूं को प्रशासन का ज्ञान कराने के लिए बदकशा एक स्थान का नाम है। बदकशा एवं संबल दो स्थान हैं, बदकशा और संबल की जागीरी प्रदान की थी, की जागीरी प्रदान की थी। भाई मुगल शासक बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को प्रशासन का ज्ञान कराने के लिए बदकशा एवं संबल की जागीरी प्रदान की थी। इसके बाद में इसके पिता बाबर का स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया और बाबर का स्वास्थ्य कमज़ोर होते ही बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। और 1530 को इसकी मृत्यु होते ही इसका शासनकाल भी समाप्त हो जाता है। तो 1530 को मृत्यु हो गई और यहाँ पर 30 दिसंबर 1530 को इसका राज्याभिषेक होता है मुगल बादशाह हुमायूं का। तो नेक्स्ट अपन को लिखना है 30 दिसंबर 1530 को मुगल बादशाह हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। किसका होता है? हुमायूं का। कब होता है? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। नेक्स्ट अपन को लिखना है, बाबर के आदेश पर हुमायूं ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में विभक्त कर रखा था। भाई इसका पिता जो था बाबर, उसके आदेश पर हुमायूं ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभक्त कर रखा था? 3 भागों में। तो लिखना है, हुमायूं ने
अपने पिता बाबर के आदेशों से अपने साम्राज्य को 3 भागों में विभक्त कर रखा था। 3 भागों में बांट रखा था या विभक्त कर रखा था। अपन कुछ भी लग सकते हैं, बांट भी सकते हैं या विभक्त भी कर सकते हैं। अब पहला जो था अपन ने यहाँ पर पढ़ा संबल जो था वो पहला भाग था, जिसकी जागीरी किसको दी गई? अस्करी को दी गई। लिखिए, संबल प्रदेश की जागीरी का मतलब होता है, यानी कि जमीन भी हो सके, आज जमीन को भी बोलते हैं अधिकतर जागीरी, या जो क्षेत्र होता है उसको जागीरी कहते हैं। तो संबल प्रदेश की जागीरी किसको दे रखी थी? अस्करी को। अस्करी को दी। अस्करी व्यक्ति का नाम था, ये ध्यान में अपन को रखना है। दूसरा, काबुल और कंधार का अधिकार कामरान को। काबुल अफगानिस्तान में है और कंधार उसके आसपास का क्षेत्र है, तो ये किसको दे रखी थी? कामरान को। कामरान भी व्यक्ति का नाम है। तो नेक्स्ट अपन को लिखना है काबुल और कंधार की जागीरी कामरन या कामरान को दे रखी थी। भाई अपन ने क्या बात की? मुगल बादशाह हुमायूं ने अपने पिता के आदेशों से अपने राज्य को 3 भागों में बांट रखा था। पहला भाग था संबल प्रदेश, जिसकी जागीरी अस्करी को दी गई। दूसरा, काबुल और कंधार, उसकी जागीरी कामरान को दी गई थी। अपन को इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। जिस कारण यह क्षेत्र हुमायूं के हाथ से निकल गया था, जिसके कारण यह क्षेत्र किसके हाथ से निकल गया? मुगल बादशाह हुमायूं के हाथ से निकल गया था। भाई मुगल बादशाह हुमायूं चाहता था कि ये यहाँ की जागीरी मेरे को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट अपन को लिखना है, जहाँ से सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। सैनिकों की नियुक्ति कहाँ से होती थी? भाई राजा के राज्य से होती थी, और वो राज्य क्या नाम था? हिंदाल नाम था। तो हिंदाल नाम के राज्य से सैनिकों की नियुक्ति होती थी। सेना के लिए सैनिकों की नियुक्ति कहाँ से होती थी? हिंदाल से। हिंदाल नाम के राज्य से सैनिकों की भर्ती या नियुक्ति होती थी। अपन को ये बात ध्यान में रखनी है। तो हिंदाल से जो सैनिकों की भर्ती होती थी, वो जो हिंदाल जो जगह है वो कहाँ पर थी? मेवात के आसपास थी। ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है। भाई ये जो हिंदाल है ना,
ये मेवात के आसपास था। तो ये मेवात के आसपास की जागीरी थी हिंदाल। कहाँ की जागीरी थी? मेवात। मेवात के आसपास की जागीरी थी, जिसके अंदर अलवर, गुड़गांव और मथुरा सम्मिलित थे। अलवर आपका राजस्थान में पड़ता है, अलवर जिला है राजस्थान का। इसके अलावा गुड़गांव आपका यूपी में पड़ता है, मथुरा भी आपका यूपी में पड़ता है, यानी कि दोनों प्रदेश उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। और ये जो अलवर है यह आपका राजस्थान में पड़ता है, जो अभी वर्तमान के अंदर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो मेवात प्रदेश के अंदर ये 3 क्षेत्र थे जहाँ पर सैनिकों की भर्ती होती थी। हिंदाल नाम से उसको जाना जाता था। अपन को ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ तक उतार लीजिए, जिसने नहीं उतारा हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने उतार लिया हो वो आगे हेडिंग लगाइए, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ अपना अगला टॉपिक है, तो फटाफट से उतारिए ताकि अपन आगे चलते हैं। हेडिंग लगाइए, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। भाई हुमायूं जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा मुगल साम्राज्य के अंदर, तो उसके पास कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, अपन को उसके बारे में चर्चा करनी है। तो अपन को लिखना है हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। कहते हैं कि हुमायूं बहुत दुर्बल व्यक्ति था, जिसके कारण इसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। अब इसका दुर्बल होने का कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण लिखिए, या पहली कठिनाई लिखना है अपन को, अफगानों का बंगाल प्रदेश के अंदर उदय होना। भाई अफगान जो थे, हुमायूं के समय अफगान शासक कौन था? शेर शाह था, जो अंत में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले जो अफगान थे उनका बंगाल प्रदेश के अंदर उदय हो रहा था, तो ये इसके लिए पहली कठिनाई थी। दूसरी है, इसके अलावा अफगान के जो वो सगे संबंधी साथी थे, वो खुद को बलबन का रक्त मानते थे। तो यहाँ पे लिखना है अफगानों के सभी सगे संबंधी मिर्जा
तैमूर वंशी, तैमूर वंशी, वंशी बलबन, बलबन जो था उसका रक्त समूह मानते थे। बलबन का रक्त समूह, रक्त समूह मानते थे, मानते थे। कौन मानते थे? अफगान मानते थे। और तैमूर वंशी जो हैं, तैमूर वंश जो हैं वो बलबन जो था उसका रक्त समूह मानते हैं अपने आप को। इसके अलावा अपन को लिखना है मोहम्मद जमान मिर्ज़ा प्रमुख, इसके अंदर तैमूर वंशी था। तो लिखना है हुमायूं के समय, हुमायूं के समय मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा प्रमुख तैमूर वंशी था, प्रमुख तैमूर वंशी था, तैमूर वंशी। भाई हुमायूं के समय जो तैमूर वंशी जो था वो मोहम्मद जमान मिर्ज़ा प्रमुख था। नेक्स्ट अपन को लिखना है यह जो मोहम्मद जमान मिर्ज़ा था वो हुमायूं की सौतेली बहन जो थी, सौतेली बहन मासूमा बेगम, हुमायूं की सौतेली बहन का नाम क्या था? मासूमा बेगम, मासूमा बेगम उसका शौहर था, उसका शौहर, शौहर था। मासूमा बेगम का शौहर कौन था? मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा जो कि एक तैमूर वंशी शासक था जो दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, जिसके कारण लगातार बंगाल पे आक्रमण कर रहा था हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट अपन को लिखना है हुमायूं की जो बाह्य कठिनाइयाँ हैं, बाह्य का मतलब यानी कि बाहर की कठिनाइयाँ, यानी कि किसी भी मान लीजिए आप, बाहर का मतलब है कोई भी जहाँ पर हुमायूं रहता था उससे बाहर का जो राज्य था उसकी जो समस्याएं थी वो हुमायूं के लिए बहुत बड़ी थी। तो नेक्स्ट अपन को लिखना है तीसरा पॉइंट, हुमायूं के समय, हुमायूं के समय दो राज्य हैं बंगाल और गुजरात। हुमायूं के समय बंगाल और गुजरात, और गुजरात, गुजरात ये प्रतिनिधित्व राज्य थे, प्रतिनिधित्व राज्य थे। प्रतिनिधित्व राज्य कौन कौन से थे? बंगाल और गुजरात। बंगाल के ऊपर तो अफगानों का शासन था और यहाँ पर गुजरात के ऊपर बहादुर शाह का शासन था। किसका शासन था? बहादुर शाह का शासन था गुजरात के ऊपर। और बंगाल के ऊपर किसके आक्रमण हो रहे थे? अफगानों के आक्रमण हो रहे थे, जिसमें से मोहम्मद जमान मिर्ज़ा प्रमुख था, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा प्रमुख था। चौथा पॉइंट लिखना है अपन को तो प्रतिनिधित्व राज्य थे तो बंगाल ने अफगानों का साथ देना शुरू कर दिया, यानी कि उस समय बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने किसका साथ देना शुरू कर दिया? अफगानों का साथ देना शुरू कर दिया, अफगानों का साथ देना शुरू कर दिया। तो इसमें तो अपन को लिखना नहीं है। नेक्स्ट अपन को नोट डाल के लिखना है बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए, बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए, चौथा पॉइंट,
बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए अपने पुत्र हुमायूं हुमायूं के लिए एक अव्यवस्थित या असंगठित राज्य छोड़ा था भाई जिस समय बाबर की मृत्यु हुई थी ना, उस समय हुमायूं दुर्बल व्यक्ति था। तो बाबर की तो मृत्यु हो गई, तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए अव्यवस्थित का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी व्यवस्था ना हो, और असंगठित का मतलब होता है जिस राज्य का कोई संगठन ना हो। तो अव्यवस्थित एवं असंगठित राज्य छोड़ा था। भाई अब तू जाने और बेटा तेरा काम जाने। तो ये किसने छोड़ा था? बाबर ने छोड़ा था। तो अपन को नेक्स्ट लिखना है व्यक्तिगत कठिनाइयाँ। ये तो हो गई ये तो हो गई बाह्य कठिनाइयाँ। भाई आपको इसके अंदर पता लगाना है। बाह्य का मतलब होता है बाहरी राज्य, तो गुजरात और बंगाल, ये एक बाह्य कठिनाई हो गई। इसके अलावा अपन को लिखना है व्यक्तिगत कठिनाइयाँ। व्यक्तिगत कठिनाइयों का 5वां पॉइंट है, इसमें लिखना है हुमायूं एक दुर्बल शासक था। इसको व्यक्तिगत रूप से कूटनीतिक दक्षता एवं राजनीति की समझ नहीं थी। नेक्स्ट इसमें लिखना है इसको कूटनीतिक एवं राजनीतिक व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं थी। भाई अपना 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? हुमायूं एक दुर्बल शासक था, इसको कूटनीतिक, राजनीतिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पे इसकी कोई जानकारी नहीं थी और समझ भी नहीं थी। 6ठा पॉइंट अपन को लिखना है। 6ठा पॉइंट, छठे पॉइंट में लिखना है मुगल बादशाह हुमायूं शराब एवं अफीम का अत्यधिक सेवन करता था। अत्यधिक सेवन करता था। भाई हुमायूं जो था वो किसका? मादक द्रव्य जो थे उस समय शराब और अफीम, सिगरेट तो उस समय थी नहीं, या तो हुक्का होता था, तो शराब और अफीम का अत्यधिक सेवन करता था, जिसके कारण आलसी का मतलब होता है आलस आता है ना कोई भी काम में। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो अपन सुबह उठते हैं तो आलसी हो जाते हैं कि यार कौन उठेगा, फिर अपन सो जाते हैं, फिर सुबह 8-9 बजती है तब उठते हैं, तो जिसके कारण आलसी था। इसमें लिखना है
जिस समय राज्य को सुव्यवस्थित करना या सुव्यवस्थित रूप देना, सुव्यवस्थित करना था, उस समय वो नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। भाई कहने का मतलब मोटी मोटी बात यह है कि अभी तुम मान लो 15 की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिए या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना शुरू कर दिए, तो ये मान के चलना कि आप 30 की उम्र तक अगर सेवन कर रहे हैं तो ये जो आपकी उम्र है, यही उम्र कुछ करने की है। 50 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप शेरशाह सूरी की तरह तो हो नहीं कि 64 साल में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ जाएं। भाई मोदी जी जो हैं वो शराब का सेवन थोड़ी करते हैं। राहुल गांधी जी हैं वो शराब का सेवन नहीं करते। इंदिरा गांधी जो थी वो शराब का सेवन नहीं करती थी। तो इस समय जब राज्य को सुव्यवस्थित रूप देना था, उस समय वो ये व्यवस्था नहीं कर पाया या राज्य को सुव्यवस्थित रूप में परिवर्तित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि शरीर शराब एवं अफीम के नशे में धूत रहता था सारे दिन। तो अफीम और शराब का सेवन अत्यधिक करता था, ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन को छठा पॉइंट लिखना, 7वां पॉइंट लिखना है। हुमायूं अत्यधिक भोग विलासी था, अत्यधिक भोग विलासी था। अपने राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा भोग करता था। भोग का मतलब है स्त्रियों को भोगना। स्त्रियों को भोगने का मतलब है स्त्रियों के साथ सेक्स करना, उसको बोलते हैं भोग विलास। तो हुमायूं अत्यधिक भोग विलासी था। यानी कि जैसे एक तो होता है हस्तमैथुन करना, एक होता है सेक्स करना, तो दोनों अलग अलग कंडीशन में होती है। अगर आप लगातार हस्तमैथुन करते हैं तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और आपके दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हुमायूं जो था वो अत्यधिक भोग विलास करता था, जिसके कारण इसकी सोचने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई थी कि भाई राज्य को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से व्यवस्थित करना है। तो अपन यहाँ तक आपको उतारना है इसको, तो यहाँ तक फटाफट उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 7 पॉइंट हैं जो हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में अपन को जानकारी देते हैं। तो यहाँ तक लिख लो। हेडिंग लगाइए हुमायूं का कालिंजर अभियान। हुमायूं का कालिंजर अभियान। हुमायूं का कालिंजर अभियान। हेडिंग लगाना है हुमायूं का कालिंजर अभियान। मुगल बादशाह हैं, मुगल बादशाह हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं का
कालिंजर अभियान, कालिंजर जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान की अगर बात करें अपन तो यह अभियान 1531 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1531। 1531 को कौन सा अभियान हुआ था? कालिंजर अभियान। तो इसमें अपन को लिखना है, हुमायूं के राज्याभिषेक के 6 महीने बाद हुमायूं ने कालिंजर अभियान के लिए स्वयं को प्रस्थान किया था। तो क्या लिखना है इसमें? हुमायूं के राज्याभिषेक के 6 महीने बाद कालिंजर अभियान शुरू किया। कालिंजर अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया? कालिंजर अभियान। भाई 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को जब इसका राज्याभिषेक हुआ हुमायूं का, तो उसके 6 महीने बाद कालिंजर अभियान शुरू किया था, जो लगभग 1531 ईस्वी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, कालिंजर पर उस समय प्रताप रुद्रदेव का अधिकार था। लिखें, हुमायूं के समकालीन कालिंजर का शासक का नाम क्या है? प्रताप रुद्रदेव था। ये बहुत शक्तिशाली शासक था, जिसके कारण हुमायूं के अभियान को असफल कर दिया था। तो ये जो अभियान है कालिंजर का अभियान, ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। तो जब असफल हो गया तो इसकी बात करना ही अपन को बंद करना है। भाई असफल हो गया, अब तो कोई मतलब भी नहीं है इसकी बात करने में। तो यह अभियान असफल हो गया। तो असफल हो गया तो इसकी बात अपन को नहीं करना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, 1532 चुनारगढ़ पर प्रथम आक्रमण। हेडिंग लगाइए, मुगल बादशाह हुमायूं का चुनारगढ़ पर प्रथम आक्रमण। 2 आक्रमण हुए थे और ये अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रथम आक्रमण, जो कब हुआ था? 1532 में। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के अंदर चुनारगढ़ है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर। और यह कब हुआ था? 1532 को।
चुनारगढ़ पे आक्रमण। इसमें लिखना है, हुमायूं ने अफगानों की शक्ति को कुचलने के लिए बिहार की ओर प्रस्थान किया। हुमायूं ने अफगानों की शक्ति को समाप्त करने के लिए, हुमायूं ने अफगानों की शक्ति को समाप्त करने के लिए बिहार की ओर प्रस्थान किया। भाई सर्वप्रथम हुमायूं ने क्या किया, अफगान जो थे उनकी शक्ति बढ़ रही थी, उसको समाप्त करने के लिए बिहार की ओर प्रस्थान किया था। इसका जो मुकाबला है वो दोहरिया नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दोहरिया, जो आपका जौनपुर के आसपास में है। तो यहाँ पे लिखना है, हुमायूं का अफगानों के सामना, हुमायूं का अफगानों से सामना दोहरिया नामक स्थान पे हुआ था। दोहरिया, कोष्टक में लिख लेना जौनपुर, दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर हुआ था? दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था। और यह कब हुआ था? 1526 को। कब हुआ था? 1526 को। इसके सामने लोदी वंश का मोहम्मद लोदी था। दोहरिया नामक स्थान पे हुआ। उस समय लोदी वंश का शासक मोहम्मद लोदी, क्या नाम है? मोहम्मद लोदी से सामना हुआ था। किससे सामना हुआ? मोहम्मद लोदी से सामना हुआ था। जब मोहम्मद लोदी से सामना हुआ तो मोहम्मद लोदी इस युद्ध के अंदर पराजित हो गया। तो ये जो मोहम्मद लोदी था ये क्या हो गया? पराजित हो गया। पराजित का मतलब होता है हार गया। मुगल बादशाह हुमायूं से पराजित हो गया था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, तो ये जो मोहम्मद लोदी जो था वो पराजित हो गया और ये मोहम्मद लोदी बिहार की ओर चला गया। कहाँ चला गया? बिहार की ओर चला गया। तो हुमायूं ने कहाँ पर आक्रमण कर लिया? चुनागढ़ पे आक्रमण कर लिया। नेक्स्ट अपन को लिखना है, मोहम्मद लोदी के पराजित होने के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने कहाँ पे किया? चुनारगढ़ पे अधिकार कर लिया। भाई ये तो बिहार की तरफ चला गया, तो चुनारगढ़ पे अधिकार किसी का नहीं रहा, तो चुनारगढ़ पे हुमायूं का अधिकार हो गया। चुनारगढ़ पे अधिकार कर लिया। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर अपन को नेक्स्ट देखना है,
तो चुनारगढ़ के ऊपर अधिकार के लिए एक शासक का सामना हुआ जिसका नाम था शेर खां। शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया और पुनः चुनारगढ़ पे अधिकार कर लिया। तो शेर खां ने चुनारगढ़ पे अधिकार कर लिया। शेर खां ये अफगान था, यह आपको ध्यान में रखना है। तो शेर खां ने चुनारगढ़ पे अधिकार कर लिया। कब किया? 1532 को। 1532 को शेर खां ने चुनारगढ़ पे अधिकार कर लिया और हुमायूं को आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। शेर खां ने चुनारगढ़ पे अधिकार कर लिया, हुमायूं को आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं को आत्मसमर्पण कर दिया। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। हुमायूं को आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट अपन को लिखना है, अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी मुगल सेना के लिए भेजी। ये शेर खां जो था इसका पुत्र था कुतुब खां। क्या नाम था? कुतुब खां। तो कुतुब खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी, यानी कि कुतुब खां के नेतृत्व में अफगान सैनिक टुकड़ी किसके नेतृत्व में भेजी? मुगल सेना के नेतृत्व में। तो अपन को लिखना है, शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां, क्या नाम है? कुतुब खां के नेतृत्व में एक अफगान सैनिक टुकड़ी किसके नेतृत्व में भेजी? अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों के नेतृत्व में भेजी। अब मुगलों के नेतृत्व में भेज दी तो मुगल वंश का शासक कौन था? हुमायूं। और इस तरफ चुनारगढ़ पे अधिकार किसका था? शेर खां का। तो इसने कहा कि मैं चुनारगढ़ को संभालता हूँ। अपने पुत्र को कहा, कुतुब खां को, कि तू ये सेना ले जा और हुमायूं की जो मुगल सेना है उसके साथ नेतृत्व कर, उसके साथ युद्ध कर। और युद्ध करने में नेक्स्ट अपन को लिखना है इसके अंदर, तो मुगल सेना के नेतृत्व में भेजी। नेक्स्ट अपन को लिखना है हुमायूं का गुजरात पे आक्रमण। ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है। चुनारगढ़ पे प्रथम आक्रमण ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दूसरा अपन को लिखना है हुमायूं का गुजरात पे आक्रमण। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, मुगल बादशाह है हुमायूं का गुजरात पर आक्रमण। गुजरात जो है वो अपने भारत के अंदर है। तो मुगल बादशाह हुमायूं ने सबसे पहले चुनारगढ़ पे आक्रमण किया, उसके बाद ये दूसरा आक्रमण है अपना गुजरात के ऊपर। तो गुजरात के ऊपर मैंने बताया था वहाँ का शासक कौन था? बहादुर शाह था।
तो ये आक्रमण हुआ था 1535 को। तो 1535 को मुगल सेना ने किसके नेतृत्व में आक्रमण किया? हुमायूं के नेतृत्व में। किसके सामने किया? बहादुर शाह के सामने। कब किया? 1535 को। 1535 एडी। एडी का मतलब होता है ईस्वी। तो लिखिए, सर्वप्रथम मुगल सम्राट हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह, एक बहादुर शाह जफर भी था जो मुगल शासक था, बहादुर शाह पर आक्रमण किया। भाई, सर्वप्रथम मुगल सम्राट हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण किया। अब यहाँ पर दो जगह का नाम ध्यान में रखना है, मांडू और चंपानेर। कौन सी है? मांडू व चंपानेर। तो यहाँ पे लिखना है, हुमायूं ने बहादुर शाह को मांडू एवं चंपानेर जगह से पराजित किया। भाई, जो मांडू और चंपानेर जो जगह थी गुजरात के आसपास, वहाँ पर बहादुर शाह को पराजित किया। तो मालवा और गुजरात के ऊपर किसका अधिकार हो गया? हुमायूं का। जगह से पराजित किया और मालवा गुजरात पर मुगल सम्राट हुमायूं का कब्जा हो गया। भाई, मुगल सेना ने बहादुर शाह को पहले तो मांडू और चंपानेर जगह से पराजित किया, और दोनों जगहों से पराजित करने के बाद इसकी शक्ति कमज़ोर हो गई, जिसके कारण मुगल सम्राट हुमायूं ने मालवा और गुजरात के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद इस विजय की उपलक्ष्य में दिल्ली के निकट दीपनदाह या दीनपनाह, तो यहाँ पे लिखना है, इस विजय की उपलक्ष्य में हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीनपनाह, ये शब्द ध्यान में रखना है, दीनपनाह नामक शहर बसाया था। क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि मुगल सम्राट हुमायूं ने सर्वप्रथम बहादुर शाह से जीत प्राप्त करके दिल्ली के निकट कौन सा शहर बसाया था? तो उसका नाम है दीनपनाह शहर बसाया था।
नेक्स्ट अपन को लिखना है हुमायूं के समय हुमायूं के समय बिहार कन्नौज के जागीरदार हुमायूं के समय बिहार कन्नौज के जागीरदार हुमायूं के समय बिहार व कन्नौज के जागीरदार का मतलब होता है जागीरी पर जिसका अधिकार हो उसको क्या बोलते हैं? जागीरदार बोलते हैं। मोहम्मद जमान मिर्जा ने विद्रोह कर दिया। भाई अपन ने क्या बोला? गुजरात पे किसका अधिकार है? हुमायूं का। और हुमायूं का अधिकार होते हुए बिहार और कन्नौज के जागीरदार मोहम्मद जमान मिर्जा ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया या विद्रोह कर दिया? तो गुजरात के ऊपर विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट अपन को लिखना है, तो ये जो मोहम्मद जमान मिर्जा है यह हार गया और हार के वहाँ से भाग गया और गुजरात के शासक बहादुर शाह की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया था? बहादुर शाह की शरण में। बहादुर शाह की शरण में चला गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई विद्रोह हुआ और विद्रोह के अंदर हुमायूं से पराजित हो गया और पराजित होकर किसकी शरण में चला गया? बहादुर शाह की शरण में, जो पहले गुजरात का शासक था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, बहादुर शाह एक साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी शासक था। ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है कि भाई जो बहादुर शाह जो था वो एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। अब ये जो बहादुर शाह जो था उसने 1532 को रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। रायसीन पड़ता है आपका एमपी में। तो बहादुर शाह ने रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। भाई गुजरात से तो चला गया और एमपी आ गया। एमपी के अंदर रायसीन का जो किला है उस पर अधिकार कर लिया 1532 ईस्वी को। 1532 को रायसीन के किले पे अधिकार कर लिया। नेक्स्ट अपन को लिखना है, 1533 को चित्तौड़ के सिसोदिया शासक विक्रमादित्य को पराजित किया। 1535 ईस्वी को 1535 यहाँ पे लिखना है 1535 ईस्वी को ईस्वी सन 1535 को चित्तौड़ के सिसोदिया
सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश। राणा प्रताप जो था वो सिसोदिया राजवंश से था। तो सिसोदिया राजवंश के शासक विक्रमादित्य को पराजित किया, विक्रमादित्य को पराजित किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको पूछ सकता है कि हुमायूं के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था या चित्तौड़ का शासक कौन था, तो विक्रमादित्य था। और विक्रमादित्य को पराजित करने वाला कौन था, बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह ने 1535 ईस्वी को चित्तौड़ के सिसोदिया राजवंश के जो शासक थे विक्रमादित्य, उसको वहाँ से पूर्ण रूप से पराजित कर दिया और पूर्ण रूप से पराजित करके चित्तौड़ पे अपना अधिकार जमा लिया। तो अधिकार जमा लिया चित्तौड़ पे। इसके लिए अब बहादुर शाह को पराजित करना है चित्तौड़ से। अब बहादुर शाह को चित्तौड़ से पराजित करने के लिए हुमायूं ने चित्तौड़ के जो राजपूत थे उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। तो यहाँ पे लिखना है हुमायूं ने चित्तौड़ के राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, यह आपको ध्यान में रखना है। भाई अगर राजपूतों से मित्रता हो गई तो बहादुर शाह को हराना अपने लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। इसीलिए मुगल बादशाह हुमायूं ने चित्तौड़ के राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। चित्तौड़ के राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। यहाँ तक उतार लो। फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन को लिखना है चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की रानी कर्णावती। क्या नाम है? कर्णावती। कर्णावती किसकी पत्नी थी? ये थी महाराणा राणा सांगा की पत्नी थी कर्णावती, या इसको कह सकते हैं अपन कर्मावती। मैं आपको बता देता हूँ भाई, राणा सांगा चित्तौड़ पे था, तो चित्तौड़ पे होने के कारण वहाँ की रानी कौन हो गई? कर्मावती हो गई। वैसे अपन बात करें तो ये बूंदी की राजकुमारी थी। ये जो कर्णावती थी ये बूंदी की राजकुमारी थी। तो कोष्टक में यहाँ पे लिख लेना बूंदी की राजकुमारी। बूंदी राजस्थान का जिला है। बूंदी की राजकुमारी थी जिसका विवाह महाराजा राणा सांगा से हुआ था। उनके पुत्र एक तो था विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह, तो पहला पुत्र तो ये हो गया और दूसरा पुत्र कौन था? उदय सिंह था।
किसके पुत्र थे? कर्मावती के पुत्र थे। तो कर्मावती जो थी वो चित्तौड़ के ऊपर रानी थी। तो अब हुमायूं को कहाँ जाना है? चित्तौड़ जाना है बहादुर शाह को हराने के लिए। तो हुमायूं को शरण देने वाली रानी कौन थी? कर्मावती थी। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, कर्मावती का महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट अपन को लिखना है अब जब हुमायूं ने बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण किया तो ये मांडू ये जगह है ना, यहाँ के दुर्ग में जा बैठा। मांडू का जो दुर्ग है उसमें जाकर बैठ गया। कौन बैठ गया? बहादुर शाह है। भाई जब मुग़ल बादशाह हुमायूं ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो ये घबरा गया। तो घबरा के कहाँ बैठ गया? मांडू के दुर्ग में बैठ गया। तो मांडू के दुर्ग में बैठने से मुस्लिम सेना ने पीछा किया। तो हुमायूं से बहादुर शाह ने संधि कर ली। तो यहाँ पे लिखना है अंत में बहादुर शाह ने हुमायूं से संधि कर ली। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भाई मांडू दुर्ग के अंदर छिप के बैठ गया लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ी, क्योंकि हुमायूं ने इसके पीछे मुग़ल सेना लगा दी। तो बहादुर शाह ने माफ़ी मांग ली और हुमायूं से क्या कर ली? संधि कर ली। नेक्स्ट इसके अंदर अपन को लिखना है तो हुमायूं ने जब बहादुर शाह को मांडू और चंपानेर पर पराजित किया तो ये दोनों क्षेत्र किसके अधिकार में आ गए? हुमायूं के अधिकार में आ गए। तो हुमायूं के अधिकार में जैसे ही आए तो यहाँ पर आपको लिखना है तो विजय प्राप्त की थी। मांडू और चंपानेर की विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं की ये ऐसी विजय थी जिसके लिए हुमायूं बहुत खुश हुआ था। भाई ये विजय अगर हो जाए ना मेरी, तो कहने का मतलब गुजरात पे आक्रमण करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए अपने भाई अस्करी ने सहायता की थी। इसका भाई जो था ना अस्करी ने सहायता की थी। और अक्टूबर 1535 को गुजरात पे आक्रमण करके गुजरात को अपने अधीन कर लिया था, सहायता की थी तथा अक्टूबर 1535 को गुजरात पे या अहमदाबाद को अपने अधीन कर लिया। गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद। और ये जो अस्करी था इसको गुजरात का गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर। भाई तू यहाँ का गवर्नर बन जा और मैं चलता हूँ आगे युद्ध करने के लिए। तो अपने भाई अस्करी को कहाँ का गवर्नर बनाया? गुजरात का। नेक्स्ट अपन को लिखना है हुमायूं का चुनारगढ़ पे पुनः आक्रमण। तीसरा पॉइंट, इसको फटाफट से उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो।
नेक्स्ट अपन चलते हैं चुनारगढ़ पे पुनः आक्रमण। इस बार चुनारगढ़ के ऊपर अफगान सेना है भाई। कौन सी सेना है? अफगान सेना। तो हेडिंग लगाना है मुगल बादशाह हुमायूं का चुनारगढ़ पे पुनः आक्रमण। मुगल बादशाह है हुमायूं का चुनारगढ़ पर पुनः आक्रमण। भाई पहला आक्रमण कर चुका है, अब ये कर रहा है दूसरा आक्रमण। तो चुनारगढ़ का जो प्राचीन नाम था नैनागढ़, चुनारगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? नैनागढ़। ये भी ध्यान में रखना है, नैनागढ़ इसका प्राचीन नाम था, नैनागढ़। ये मिर्ज़ापुर के निकट है, यूपी में। तो इसमें लिखना है हुमायूं ने शेरशाह को सबक सिखाने के लिए चुनारगढ़ को घेर लिया। भाई अब सबक किसको सिखानी है? शेरशाह को, जो अफगान शासक हैं शेरशाह। और अप्रैल 1538 को दुर्ग पर अधिकार नहीं पाया। सबक सिखाने के लिए चुनारगढ़ को घेरा, लेकिन अप्रैल 1538 को अधिकार नहीं कर पाया। भाई ताकतवर शासक कौन था? शेरशाह सूरी की बात हो रही है। शेरशाह सूरी अफगान शासक था। तो चुनारगढ़ पे हुमायूं ने घेरा डाला, लेकिन अप्रैल 1538 को अधिकार नहीं कर पाया। तो अप्रैल 1538 को अधिकार नहीं कर पाया, तो एक गुलाम था, उस गुलाम को मारपीट करके दुर्ग पे भेज दिया। भाई तू जा चुनारगढ़ दुर्ग पे और उनको कहकर आ जा कि कल सुबह उड़ते ही नदी के क्षेत्र से दुर्ग को जीता जा सकता है। यह हुमायूं ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि एक गुलाम को दुर्ग में भेज दिया और उससे ये संदेश कहवा दिया कि कल सुबह नदी के क्षेत्र से दुर्ग पे आक्रमण करेंगे। अगर ये बात नहीं कहता तो क्या पता इसके अंदर हुमायूं की जीत हो सकती थी। अपन को ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखना है 1538 ईस्वी को हुमायूं के तोपखाने 1538 ईस्वी को हुमायूं के तोपखाने को लेकर रूमी खां, कौन था? रूमी खां
रूमी खां ने अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। तोप खाना जो था वो उसकी शुरुआत सबसे पहले बाबर ने की थी। भारत में तोप खाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुगल बादशाह बाबर के समय हुई थी। तो अधिकार कर लिया। तो शेर शाह कहाँ चला गया? शेर शाह चुनारगढ़ से बंगाल की ओर चला गया, अधिकार कर लिया। नेक्स्ट लिखना है शेर शाह बंगाल की ओर चला गया, बंगाल की ओर चला गया। भाई चुनारगढ़ दुर्ग पे किसका अधिकार हो गया? रूमी खां का। और शेर शाह कहाँ चला गया? बंगाल की तरफ चला गया, बंगाल की तरफ चला गया और राजधानी गोड़ पे अधिकार कर लिया। वहाँ की राजधानी थी गोड़। तो बंगाल की राजधानी गोड़ पे अधिकार कर लिया, गोड़ पर अधिकार कर लिया। अपन को ये बात ध्यान में रखनी है। भाई शेर शाह जो है वो बंगाल की ओर चला गया और वहाँ बंगाल की राजधानी गोड़ पे अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार किया? गोड़ पे अधिकार कर लिया। नेक्स्ट अपन को लिखना है हुमायूं अब इसका पीछा करता है। किसका? शेर शाह का। तो 15 अगस्त 1538 को हुमायूं शेर शाह के पास पहुंच गया। नेक्स्ट अपन को लिखना है 15 अगस्त 1538 को हुमायूं शेर शाह के पास बंगाल गोड़ पहुंच गया, बंगाल गोड़ पहुंच गया। भाई चुनारगढ़ पे आक्रमण करना था, चुनारगढ़ पे अधिकार कर लिया। अब शेर शाह तो बंगाल की तरफ चला गया, अब उसको क्या मतलब है हुमायूं को? लेकिन अपन ने पहले ही बात की थी कि हुमायूं ने शेर शाह को सबक सिखाना था, शेर शाह को पूरी तरीके से पराजित करना था। इसीलिए लगातार हुमायूं शेर शाह का पीछा करता हुआ कहाँ पहुँच गया? गोड़ पहुँच गया। अब हुमायूं बंगाल चला गया, तो बंगाल पहुँचते ही चौसा नामक स्थान पर किससे भेंट हुई? शेर शाह से। तो लिखिए हुमायूं की भेंट चौसा नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चौसा नामक स्थान पर हुई थी। चौसा नामक स्थान जो है वो बंगाल के निकट है, तो चौसा नामक स्थान पे हुई थी। बंगाल के निकट है चौसा, और चौसा से लगभग 40 मील दूर पे है बक्सर। कौन सा है? बक्सर। 40 मील दूरी पर है बक्सर। तो चौसा नामक स्थान पे हुई थी। अब अपन को लिखना है चौसा का युद्ध। छोटा सा पॉइंट है चौसा का युद्ध। कई बार यहीं से भी प्रश्न बन जाता है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो था वो 29 जून 1500 कब हुआ था? 29 जून 1539 ईस्वी को। 29 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? भारत के
भारत के मुगल सम्राट हुमायूं विश शेरशाह के मध्य हुआ था। शेरशाह से मध्य हुआ था और इसके अंदर विजय किसकी हुई थी? शेरशाह की विजय हुई थी और हुमायूं की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तो चौसा का युद्ध किसने जीता था? शेरशाह ने जीता था। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया और वहाँ से भाग गया और गंगा के अंदर कूद गया। तब एक भिस्ती नाम का व्यक्ति है। किस नाम का? भिस्ती नाम के व्यक्ति ने मुगल सम्राट हुमायूं की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? मुगल सम्राट हुमायूं की। भिस्ती नामक के व्यक्ति ने मुगल सम्राट हुमायूं की सहायता की थी। यहाँ पर एक बात ध्यान में और रखना है, शेरशाह जो था उसकी विजय होने के बाद शेरशाह ने चौसा के युद्ध की विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। लिखना है चौसा युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अब आप कहोगे कि मास्टर साहब ये शेरशाह तो पहले से ही है, तो शेरशाह की उपाधि से क्या मतलब है? तो देखो, इसका नाम शेर खां था। क्या नाम था? शेर खां। क्या नाम था? शेर खां था। और शेर खां से चौसा का युद्ध जीतते ही इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चौसा के युद्ध के अंदर जितने सैनिक बच गए थे उनको लेकर ये पहुंचता है बिलग्राम। कहाँ पर पहुंचता है? बिलग्राम जगह का नाम है। बिलग्राम पहुंच जाता है। भाई, अफगान सेना के अंदर जितने भी सैनिक बचे थे, चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह सूरी अपने बचे सैनिकों को लेकर कहाँ पहुंचता है? बिलग्राम पहुंचता है। तो नेक्स्ट अपन को लिखना है 17 मई 1540 को हुमायूं के सामने शेरशाह सूरी खड़ा था। 15 मई 1540 को जब सुबह हुई, सुबह का समय था, तो हुमायूं के सामने कौन खड़ा था? शेरशाह। हुमायूं के सामने कौन खड़ा था? शेरशाह। और यहाँ पर बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम के युद्ध के अंदर उसमें हुमायूं ने आक्रमण किया। इस बार हुमायूं दोबारा पराजित हो गया। तो हुमायूं यहाँ पर क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। भाई, पहली बार आक्रमण किया 15 मई 1540 को बिलग्राम में, तो हुमायूं उस समय शेरशाह से पराजित हो जाता है। लेकिन वापस से कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं इसको। वापस से उसने 15 मई 1540 को वापस शाम के समय आक्रमण किया था। शाम का जो समय था ना, उस समय आक्रमण किया था। उस समय इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। अपन को ध्यान में रखना है, कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध एक ही बात है। कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध जो आपका 15 मई 1540 को हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन कन्नौज युद्ध के नाम से आए तो भी वही लिखना है, और बिलग्राम युद्ध के नाम से आए तो भी वही अपन को लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो इस युद्ध के अंदर हुमायूं पराजित हुआ। सारी सत्ता किसके हाथ में आ गई? अफगानों के हाथ में आ गई थी। भाई ये लिखना है अपन को, 15 मई 1540 ईस्वी को अफगान सेना शेरशाह और हुमायूं के बीच में बिलग्राम नामक स्थान पे युद्ध हुआ, जिसको बिलग्राम युद्ध या कन्नौज युद्ध कहते हैं, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। हुमायूं की पराजय होने के बाद यहाँ पर क्या होता है? पराजय होने के बाद पूरी जो शक्ति थी वो किसके हाथ में चली गई? अफगानों के हाथ में चली गई, या अफगान शासक शेरशाह सूरी के हाथ में चली गई। यह अपन को इसके अंदर पढ़ना है। इसके बाद में अपन को नेक्स्ट लिखना है हुमायूं का पुनः सत्ता प्राप्त करना। हुमायूं का पुनः सत्ता प्राप्त करना। अभी भी देख लो, हुमायूं हार नहीं मान रहा है, वो पुनः सत्ता प्राप्त करने के हाथ में है। भाई मेरे को अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे लिखना है हुमायूं शेरशाह से पराजित होने के बाद, शेरशाह से पराजित होने के बाद, पराजित होने के बाद पंजाब कंधार से, पंजाब और कंधार, पंजाब कंधार से सीधा सीधा सिंध चला गया। कहाँ चला गया? सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश चला गया, सिंध प्रदेश चला गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई हुमायूं शेरशाह से पराजित हो गया और उसके बाद पंजाब कंधार, कंधार कंधार से सीधा सिंध प्रदेश चला गया। नेक्स्ट अपन को लिखना है इसमें इसको उतार लो। इसके बाद अपन लिखते हैं नेक्स्ट अपन को लिखना है, इसके बाद हुमायूं ने अपने भाई हिंदयाल, हुमायूं का जो भाई था उसका नाम क्या था? हिंदयाल। हिंदयाल का जो आध्यात्मिक गुरु था मीर अली, मीर अली नाम था उसका, उसकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था 29 अगस्त 1541 को, 29 अगस्त 1541 को। तो मैं लिखवा ही देता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो हुमायूं कहाँ चला गया था? पंजाब कंधार से सिंध प्रदेश की ओर चला गया था। अब देखो सिंध प्रदेश की ओर जाने के बाद क्या होता है, लिखना है इसके बाद उसके भाई उसके भाई का नाम क्या था? हिंदयाल। हिंदयाल, उसके भाई हिंदयाल के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। जैसे रजनीश ओशो जो नाम सुना होगा आपने, वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। तो आध्यात्मिक गुरु जो था उसका नाम था मीर अली। क्या नाम था? मीर अली।
मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1541 को 1541 को। इसके बाद उसने अपने भाई हिंदयाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम 29 अगस्त 1541 को विवाह किया था। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। और हमीदा बानो बेगम से उत्पन्न पुत्र कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर, मुगल बादशाह अकबर। अकबर के पिता का क्या नाम है? हुमायूं है। और माता का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम है, जो मीर अली की पुत्री थी। और मीर अली एक आध्यात्मिक गुरु थे और हुमायूं के भाई हिंदयाल के आध्यात्मिक गुरु थे। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद क्या होता है? हुमायूं फारस चला गया। भाई सिंध प्रदेश से होकर कहाँ चला गया? फारस चला गया। और उसने शिया मत ग्रहण किया। फारस चला गया और शिया मत, वहाँ का मत होता है शिया मत प्रधान या ग्रहण किया। शिया मत ग्रहण किया था हुमायूं ने। तो आपको पूछ सकता है कि मुगल काल का वह कौन सा बादशाह है जिसने फारस नीति के अनुसार शिया मत ग्रहण किया था? तो उसका नाम लिखना है हुमायूं। क्या नाम लिखना है? हुमायूं लिखना है। नेक्स्ट चलो आगे। हुमायूं ने 1545 ईस्वी को काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हुमायूं जो था, मुगल बादशाह हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं ने 1545 एडी को काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया था। काबुल कंधार प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1545 ईस्वी को। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब कहाँ पे अधिकार किया? काबुल और कंधार पे। अब काबुल और कंधार पे अधिकार करने के बाद लिखना है मुगल बादशाह हुमायूं ने 5 सितंबर 1554 को 5 सितंबर 1554 कब? 5 सितंबर 1554 को पेशावर पहुंच गया। पेशावर जगह का नाम है पेशावर पहुंचकर 1555 ईस्वी को लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पाकिस्तान में है। लाहौर पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
भाई मुग़ल बादशाह हुमायूं ने 5 सितंबर 1554 को पेशावर पहुंच गया और पेशावर पहुंचने के बाद 1555 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान पे अधिकार कर लिया। ये बात अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद 15 मई 1555 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो यहाँ पर एक युद्ध का नाम लिखवा देता हूँ, मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है भाई। एक तो चौसा का युद्ध, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो 15 मई 1555 को शुरू हुआ था। 15 मई 1555 ईस्वी। इसके सामने हुमायूं था और हुमायूं के सामने अफगान सेना थी। हुमायूं के सामने कौन थी? अफगान सेना। तो हुमायूं ने इसका नेतृत्व करते हुए अफगान सेना का सामना किया। तो अफगान सेना की ओर लड़ने वाले दो शासक थे। एक का नाम था दो सरदार या दो शासक बोल सकते हैं। अफगानों को वैसे तो सरदार बोलते हैं। एक तो था नसीब खां, एक था तातार खां। क्या नाम था? नसीब खां। अफगान सेना की ओर से लड़ने वाले दो शासक अफगान सेना, एक का नाम था तातार खां और एक का नाम था नसीब खां। इन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं के नेतृत्व में युद्ध किया था। तो हुमायूं के नेतृत्व में युद्ध हुआ तो इस बार मुग़ल सेना ने मच्छीवाड़ा पर जीत प्राप्त कर ली। मच्छीवाड़ा पर किसने जीत प्राप्त की? जीत मुग़ल सेना। और मुग़ल सेना का बादशाह कौन है? हुमायूं। मुग़ल सेना जीत मुग़ल सेना की हुई और बादशाह कौन हैं? हुमायूं हैं। तो अफगान पराजित हो गए। और पराजित कौन हुआ? पराजित अफगान पराजित हो गए। यानी कि ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों हुमायूं की सेना के सामने क्या हो गए? पराजित हो गए। तो मच्छीवाड़ा जो है वो पंजाब के पास में है। तो ये युद्ध मुग़ल सेना ने जीत लिया। तो संपूर्ण पंजाब पर किसका अधिकार हो गया? हुमायूं का। तो नेक्स्ट अपन को नोट डाल के लिखना है। नेक्स्ट लिखना है, मच्छीवाड़ा के युद्ध की विजय के बाद संपूर्ण पंजाब भारत में है। पंजाब पर मुग़ल सम्राट या मुग़ल बादशाह है हुमायूं का अधिकार हो गया। हुमायूं का अधिकार हो गया। भाई मच्छीवाड़ा युद्ध 15 मई 1555 को अफगान सेना से विजय प्राप्त करने के बाद संपूर्ण पंजाब पर किसका अधिकार हो गया? हुमायूं का अधिकार हो गया। मैं पेन में स्याही डाल लेता हूँ। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा मामला और बचा है, बस उसके बाद आपका ये हुमायूं कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो इस क्लास को आगे से आगे बढ़ाओ।
समझना है हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ अपन को क्या करना है, समझना है। एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी आसानी से, ज़्यादा मामला नहीं है इसमें। रोज का तुम अगर एक भी शासक पढ़ोगे ना और उसका रिवीजन करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सारा का सारा मामला चल रहा है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि सबसे ज़्यादा धन उस समय दिल्ली सल्तनत पर ही था। सबसे ज़्यादा धन कहाँ पर था? दिल्ली सल्तनत पे। नेक्स्ट अपन को लिखना है 27 अप्रैल 1555। 27 अप्रैल 1555 को तो इसको इस प्रकार से लिखना है। सरहिंद, सरहिंद की विजय के लिए, सरहिंद की विजय प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए 27 अप्रैल 1555 को, 27 अप्रैल 1555 यानी कि सरहिंद जो है वो एक जगह है। तो 27 अप्रैल 1555 को एक अफगान शासक आता है और अफगान शासक का नाम है सिकंदर सूर को, अफगान शासक सिकंदर सूर, उसका नाम ही क्या है? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर सरहिंद के लिए रवाना होता है, सरहिंद के लिए रवाना होता है। भाई 27 अप्रैल 1555 को अफगान शासक सिकंदर सूर सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के लिए रवाना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुग़ल सेना बैरम खां के नेतृत्व में डटी रहती है। मुग़ल सेना किसके नेतृत्व में डट रही है? बैरम खां। बैरम खां, बैरम खां जो था वो सेना का नेतृत्व कर रहा था उस समय, मुग़ल सेना का। तो बैरम खां के नेतृत्व में डटी रहती है। दोनों सेनाओं के मध्य 22 जून 1555 को युद्ध होता है। दोनों सेनाओं के मध्य 22 जून 1555 को युद्ध होता है। 22 जून 1555 को दोनों सेनाओं के मध्य होता है। अफगान शासक सिकंदर सूर की सेना और एक तरफ मुग़ल सम्राट हुमायूं की सेना, जिसका नेतृत्व बैरम खां ने किया था, इसका युद्ध होता है। तो इसके अंदर जो अफगान सेना थी उसकी पराजय हुई। अफगान सेना जो थी उसकी पराजय हुई, अफगान सेना की पराजय। ये समझने की बात है, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है अपन को। भाई सरहिंद के ऊपर अफगान शासक सिकंदर सूर आक्रमण करना चाहता था और 27 अप्रैल 1555 को तो मुग़ल सेना बैरम खां के नेतृत्व में थी। 22 जून 1555 को युद्ध हुआ और इसके अंदर अफगान सेना की पराजय हुई और बैरम खां की विजय हो गई। अपन को इतनी सी बात इसमें ध्यान में रखना है। तो ये तो अपन कॉन्सेप्ट दिमाग में रख कर लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हिस्ट्री का मतलब ही यही है कि आपको क्या आता है, बस उसको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है और उसको लिखना है।
लिखते चले जाना है। मुगलों ने सरहिंद पे आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? सरहिंद पे आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लिया। अपने अधीन कर लिया। अधीन कर लिया। अधीन कर लिया। किसने कर लिया? मुगल सेना ने। मुगल सेना ने अपने अधीन कर लिया। 23 जून 1555 को यहाँ पे लिख लेना। 23 जून 1555 को अब सरहिंद से लौटकर हुमायूं वापस दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं वापस दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ के ही हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। पुत्र को युवराज घोषित किया। पुत्र को क्या कर दिया? युवराज घोषित कर दिया। युवराज घोषित कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? भाई सिंहासन पर बैठ गया और अपने पुत्र अकबर को सिंहासन का दावेदार या युवराज घोषित कर दिया। कहते हैं कि 27 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 27 जनवरी 1556 को 27 जनवरी 1556 सीढ़ी जानते हो ना, घर में चढ़ने वाली सीढ़ियाँ होती है, उससे फिसलने से किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की। तो सीढ़ियों से फिसलने की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार लेनमल का कहना है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए। इतिहासकार का नाम है लेनमल। इतिहासकार लेनमल का कहना है कि हुमायूं इतना दुर्बल व्यक्ति था कि उसके जीवन के अंदर वो पढ़ता गया, उड़ता गया, चलता गया, फिरता गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। भाई पहले तो वो अफीम शराब का सेवन करता था, तो दुर्बल व्यक्ति होते हुए भी फिर उसके बाद में समझ में आया कि उसको करना क्या है, तो उसने ज़्यादा नहीं की, गुजरात पे विजय प्राप्त की, चुनारगढ़ पे विजय प्राप्त की और मालवा बंगाल पे अधिकार करके वापस अपना दिल्ली लौट आता है। तो ये आपका है हुमायूं, और ये हुमायूं कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कहीं से ही प्रश्न नहीं आएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरी NCERT है, और इस NCERT से बाहर आप कोई से एग्ज़ाम में बैठ जाना, इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बाकी मैं ये नहीं कह रहा, मेरे अलावा किसी भी टीचर की क्लास ले लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मेरे को बता देना भाई। हाँ, ये हो सकता है कि हुमायूं के समकालीन राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुमायूं के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, मारवाड़ का शासक कौन था। तो ये मैं जब आपको राजस्थान की इतिहास शासक पढ़ाऊँगा उस समय बता दूंगा कि हुमायूं के समकालीन या मेवाड़ के इस शासक के समकालीन हुमायूं शासक था दिल्ली का, तो मैं उस समय आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो क्लासें अपनी बहुत लंबी चलने वाली हैं। अभी तक तो मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब भी कम हैं, लाइक भी कम हैं, तो मैं आपसे यह आवेदन करता हूँ कि आप मेरी क्लास को देखे बिना ना रहें बस, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपका स्कूल लेवल पे हो, चाहे आपका कॉलेज लेवल पे हो, कोई से लेवल पे हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। जो मैं क्लासेस डाल रहा हूँ डेली, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनना है। तो ये आपका हुमायूं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शासक की अपन बात करेंगे कल।